Hello, friends, and welcome to Fill the Form. My name is Nidhu Chaudhary, your UGC NET paper first faculty. Good afternoon. Good afternoon, Pooja, Rakhi, Prerna. Good afternoon. एक क्वेरीज थी पीडीएफ अपलोड करने में, एक क्वेरीज थी जो कि अब सॉल्व हो चुकी है। तो आज एंड ऑफ डे तक सबको अपनी अपनी पीडीएफ मिल जाएंगी, अपने अपने जो भी कोर्सेस लिए हुए हैं उसमें। ठीक है, काफी स्टूडेंट को मिल गई है और काफी स्टूडेंट को बाकी है, तो आज सबको मिल जाएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, यस। और सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, एंड हमारे सारे सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आप लोग ज्वाइन ही हो, आई होप। और आप लोग ने कोर्सेज भी ले चुके हो, बट किसी को अगर चाहिए तो वो अपना कोड जो IDHU10 जो है वो यूज कर सकता है। यस, आपको मिल गई ना? यस, काफी स्टूडेंट को मिल गई है और काफी स्टूडेंट को मिल जाएंगी। मैम, मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ, डेली लाइव नहीं कर पाती हूँ। ओके, ओके। देन ये हमारी क्लासेस है, राइट? आपको पता ही है कि ऐप पर हम लोग कैसे क्लासेस करते हैं, क्विज, नोट, सैंपल पेपर्स, PYQ, MCQ, सब लोग कैसे आपको मिलता है वो सभी को पता ही है। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है कम्युनिकेशंस, राइट? कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग हमने कम्युनिकेशंस का यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग आज हमारा है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस लिख लो भाई फटाफट से सब लोग। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का आज का टॉपिक होगा। ओके, ओके सुनीता। लिखो जल्दी से फटाफट, सभी लोग लिखो। यस, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस यानी क्या कह सकते हो आप? प्रभावी संचार। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस यानी प्रभावी संचार। तो यहाँ पे हमको देखना है प्रभावी संचार की विशेषता क्या क्या हो सकती है। ओके, यस। तो उसमें पहला टॉपिक है संदर्भ का सामान्य ढांचा, राइट? कॉमन फ्रेम टू रेफरेंस यानी प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता, सेंडर और रिसीवर को समझने के लिए एक सामान्य स्तर पर बातचीत करनी चाहिए, राइट? ये उसका कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। द सेंडर एंड द रिसीवर शुड इंटरेक्ट एट ए कॉमन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो पहला ये होगा, पहला स्टेप क्या होगा भाई? सेंडर और रिसीवर को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए सामान्य स्तर यानी कॉमन लेवल पर बातचीत यानी कॉमन लेवल पर कम्युनिकेशंस करनी चाहिए। ये हुआ फर्स्ट टॉपिक। समझ गए? ये हुआ प्रभावी संचार की विशिष्टता का फर्स्ट स्टेप।
दूसरा बताती हूं क्या होता है आगे। गुड आफ्टरनून रश्मि। भाई यस नो तो बताओ तो मैं आगे भी चलूं। यस ओके। दूसरा टॉपिक है म्यूचुअल ब्याज यानी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट यानी रुचि, यहाँ पे रुचि की बात की हुई है, ठीक है। ये रुचि के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज भी होता है और इंटरेस्ट यानी रुचि भी होती है, ठीक है। तो म्यूचुअल रुचि यानी एक दूसरे में कॉमन रुचि, राइट। तो संचार की विषय वस्तु प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता के पारस्परिक हित की होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है भाई? सेकेंड स्टेप है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। मैम फर्स्ट वाला रिपीट कीजिए। ओके लो, फर्स्ट में क्या है? संदर्भ का सामान्य ढांचा यानी कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता को समझ के एक सामान्य स्तर पर बातचीत करनी चाहिए, यानी द सेंडर एंड द रिसीवर शुड इंटरेक्ट एट ए कॉमन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी सेंडर जो है और रिसीवर जो है दोनों की अंडरस्टैंडिंग से कॉमन लेवल पर कम्युनिकेशन करनी चाहिए। समझ गए अब? यहाँ पे 4 टाइप है प्रभावी संचार की विशेषता में। तो पहला है कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है म्यूचुअल इंटरेस्ट, तीसरा है कॉमन लैंग्वेज और चौथा है कॉमन एनवायरमेंट। ओके ना? तो ये क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा क्या है भाई? म्यूचुअल रुचि यानी एक दूसरे में संचार की विषय वस्तु के लिए प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता के पारस्परिक हित की होनी चाहिए, राइट। तो कॉमन कॉन्टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट टू द सेंडर एंड द रिसीवर। तो ये हुआ सेकेंड स्टेप, ठीक है। यस और नो प्लीज कमेंट बॉक्स। मतलब मैम आफरीन, यहाँ पे आपको ये बता रही हूं मैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस है उसमें क्या क्या आवश्यकता होगी। तो उसमें 4 स्टेप में आवश्यकता होती है। उसमें पहला स्टेप ये है कि जो कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी सेंडर और रिसीवर जो है वो दोनों को समझने के लिए उसका कॉमन लेवल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। दूसरा स्टेप ये है कि म्यूचुअल ब्याज म्यूचुअल रुचि यानी म्यूचुअल इंटरेस्ट। उसमें क्या है कि संचार की विषय वस्तु प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता की पारस्परिक हित की होनी चाहिए, यानी कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट टू द सेंडर एंड द रिसीवर। ये 2 स्टेप हुए। तीसरा स्टेप ये है कि कॉमन लैंग्वेज और चौथा स्टेप ये है कि कॉमन इन्वायरमेंट, ठीक है। सरल शब्दों में क्या होगा? तो सरल शब्दों में ये होगा कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों में क्या है? तो दोनों की जो रुचि है यानी मैं हूं और वो आफरीन है, ठीक है। दोनों, ये सेंडर है ये रिसीवर है, तो दोनों की विषय वस्तु की रुचि एक दूसरे को जो कम्युनिकेशन होती है उसके हित में होनी चाहिए, यानी दोनों के इंटरेस्ट वाली होनी चाहिए, ठीक है।
एकदम आसान से शब्दों में ये कि सेंडर और रिसीवर की जो कम्युनिकेशंस की बात है, जो भी ये दोनों बात कर रहे हैं वो दोनों के इंटरेस्ट वाली होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? बराबरी का इंटरेस्ट, यस, सेंडर और रिसीवर दोनों का बराबरी वाला इंटरेस्ट। समझ गए ना? ओके, देन थर्ड पॉइंट है आम भाषा यानी कॉमन लैंग्वेज। मैंने कल आपको बताया था कॉमन का वर्ड क्या होता है, तो कॉमन का मतलब होता है आम, सामान्य, राइट, ये उसका ही है। तो आम भाषा यानी प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता के बीच मौखिक बातचीत आसान और प्रभावी होती है यदि वे एक सामान्य भाषा बोलते हैं। अधूरी संचार की संभावनाएं कम हो जाती है क्योंकि शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों और उनकी बारीकियों को आसानी से समझा जा सकता है। अधूरा जो संचार होता है वो कम प्रभावी होता है, उसकी संभावना कम होती है क्योंकि उसमें क्या होता है भाई, शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों और उनकी बारीकियों को आसानी से समझा जा सकता है, राइट। Common language, verbal interactions between the sender and the receiver is easy and effective if the speak a common language। यानी जो सेंडर और रिसीवर जो बात कर रहे हैं, यानी मैं, यानी नीदू और आफरीन जो बात कर रहे हैं ना, वो दोनों के बीच की जो भी बातचीत है वो मौखिक बातचीत है, वो आसान और प्रभावी होनी चाहिए, यानी वो सिंपल होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, वो इफेक्टिव होनी चाहिए, राइट, समझे? यदि वे एक सामान्य भाषा बोलते हैं तो, यानी सामान्य भाषा, कॉमन भाषा यानी हिंदी। अगर मैं गुजरात से हूं तो मैं गुजराती बात कर रही हूँ, राइट, और अगर आफरीन जो है वो बॉम्बे से है तो वो मराठी बात कर रही है, राइट। तो गुजराती और मराठी दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, तो फिर उनकी कॉमन लैंग्वेज कौन सी होंगी? कॉमन लैंग्वेज होगी हिंदी। हिंदी ये भी जानती है और ये भी जानती है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं जो समझा रही हूं, समझ रहे हो आप अच्छी तरह से? यस, तो दोनों के बीच की जो बातचीत है वो इजी यानी अच्छे से समझ में आए वो, और प्रभावी होनी चाहिए, आसान और प्रभावी होनी चाहिए, ठीक है। और सामान्य भाषा होनी चाहिए, यानी सामान्य यानी हिंदी वाली, जैसे कि एक कॉमन लैंग्वेज होती है हिंदी, ठीक है, क्योंकि पूरे इंडिया में हिंदी तो सब लोग जानते ही होते हैं, राइट, चाहे वो उत्तर के हो, दक्षिण के हो, पूर्व के हो, पश्चिम के हो, बट जो हिंदी है वो सब जगह चलती है। बट हमारे यहाँ पे उत्तर में क्या होता है, गुजरात में क्या होता है, गुजराती चलती है, राजस्थान में राजस्थानी चलती है, मुंबई में मुंबई वाली मराठी चलती है, फिर तमिलनाडु में कन्नड़, वो सब चलती है, राइट, वो तो आपको सभी को पता है। बट हिंदी तो सबको समझ में आती है, तो वो कॉमन लैंग्वेज हो गई, समझ गए ना? अधूरे संचार की संभावनाएं कम हो जाती है, यानी अधूरा जो संचार है, यानी अधूरी बातचीत है, यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं ये तीन लोग, ये चार लोग कुछ बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो पूरा सेंटेंस है वो पूरा नहीं करते, यहाँ तक छोड़ देते हैं, तो ये संभावना कम हो जाती है, यानी अधूरी बातचीत समझ में नहीं आती है ना। शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों और उनकी बारीकियों को आसानी से समझा जा सकता है, यानी उसमें क्या होता है भाई, उसमें मिनिमाइज्ड बिकॉज वर्ड पर phrases, ideas and probables and their nuisance are easily understood। यानी उसमें क्या है, शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों और उनकी बारीकियों को आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये थर्ड था कि कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, आप आसाम से हो?
आसाम में मेरी एक फ्रेंड है हिमाद्री करके, वो आई हुई है अभी गुजरात में। ऑनलाइन ही फ्रेंड है, जब हम लोग का क्लास कर रहे थे ना तब हमारी एक फ्रेंडशिप हुई थी, तो वही है। ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर का है सामान्य वातावरण, यानी कॉमन एनवायरमेंट। ठीक है। तो कॉमन एनवायरनमेंट में क्या होता है भाई, सामान्य पृष्ठभूमि वाले लोग इच्छित संदेश बिना किसी झंझट के प्राप्त कर लेते हैं। यानी एक ही एटमॉस्फेयर में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, वो किसी प्रॉब्लम्स के फेस करके हुए, यानी वो कोई प्रॉब्लम्स फेस करके ना हुए, वो अपना जो सेंडर रिसीवर वाला जो प्रोसेस है ना, कि यहाँ से मैसेज निकला है तो यहाँ पर पहुंचाना है, वो आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है। तो सामान्य वातावरण यानी कॉमन एनवायरनमेंट। अगर ये है कि यहाँ पे कोई है और यहाँ पे कोई है, और यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन करना है, तो वो अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, यानी एनवायरनमेंट को आप ये भी बता सकते हो कि अगर बारिश पड़, यहाँ से आप गुजरात में हो और यहाँ पे आसाम में हो, राइट। तो यहाँ पे आसाम में बारिश हो रही है, राइट, बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, तो यहां से वो सेंड करेगा तो यहाँ तक पहुंचने में थोड़ी बहुत दिक्कत होंगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू होगा, यहाँ पे कुछ लाइट नहीं होगी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, सामान्य वातावरण नहीं है, कॉमन एनवायरनमेंट नहीं है। अगर मुझे गुजरात से कोई, गुजरात के मान लो कि गुजरात की कोई सिटी है अहमदाबाद, अहमदाबाद और मेरी जो सिटी है वो ईडर है, राइट। तो ईडर से मुझे अहमदाबाद तक भेजना है, तो यहाँ पे एनवायरमेंट जो है वो कॉमन हो गया, राइट, कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे आसानी से पहुंच जाएगा। समझ गए। बिल्कुल इजी से एग्जाम्पल के साथ में समझा रही हूं, समझ गए क्या, कॉमन एनवायरमेंट की बात समझ गए क्या। People with the similar background receive the intent message without any hassles, यानी किसी भी झंझट के वो प्राप्त कर लेता है सामान्य वातावरण में। यस यस यस, वेरी गुड। तो अब लिख लो, लिख लो, अब लोग सभी लोग लिखेगा, फ्यूचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। ठीक है। उसमें 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या था भाई, कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा है म्यूचुअल इंटरेस्ट। तीसरा क्या था, कॉमन लैंग्वेज। चौथा क्या था भाई, कॉमन एनवायरमेंट। ठीक है, लिख लो अब साथ साथ में लिख लो कि 4 टॉपिक है फ्यूचर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के, 4 टॉपिक है, जिसमें पहला है कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है म्यूचुअल इंटरेस्ट, तीसरा है कॉमन लैंग्वेज और चौथा है कॉमन एनवायरमेंट। ओके ना, समझ गए अब, बिल्कुल इजी था। यस और नो तो बताओ ना। मैम एग्जाम में बहुत लैंग्वेज में आते हैं एक साथ क्वेश्चंस एग्जाम में। यस दोनों लैंग्वेज में आएंगे, हिंदी में मैम। ओके ओके, हिंदी में बताती हूँ। तो हिंदी में क्या होगा भाई, संदर्भ का सामान्य ढांचा। पहला क्या होगा, प्रभावी संचार की विशेषताएं। तो प्रभावी संचार की विशेषताओं में फर्स्ट स्टेप होगा संदर्भ का सामान्य ढांचा।
लिखो, राइट। दूसरा क्या होगा, म्यूचुअल रुचि, व्याज नहीं, म्यूचुअल रुचि, ठीक है, यानी म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरा होगा आम भाषा यानी सामान्य भाषा, राइट। तीसरा जो है वो सामान्य भाषा यानी आम भाषा। नहीं मधुर, दोनों लैंग्वेज में आता है, दोनों लैंग्वेज में आता है एग्जाम। और चौथा होता है सामान्य वातावरण। ओके, वेरी गुड, समझ गए ना। तो ये 4 टाइप्स थे। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रभावी संचार की विशेषताएं, यानी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशंस, अब देख रहे हैं इफेक्टिव की, यानी प्रभावी संचार की विशेषताएं। कोई मुझे बताएगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशंस में हमने क्या पढ़ा था? 2-3 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशंस। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशंस में हमने क्या पढ़ा था? ओके, ओके, किसी को याद है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशंस में हमने क्या पढ़ा था? वेरी गुड मधुर, टू वेज, इंपैथी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, वेरी गुड, understanding, empathy, context, acquire message, frequently, multi-channel, two ways, face to face, body language, a positive attitude, asking of क्लियरिफिकेशंस व्हेन नेसेसरी। ये सब हमने कम्युनिकेशंस के कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था, ठीक है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देख रहे हैं प्रभावी संचार की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। उसमें क्या है भाई? उसमें यही है 7 स्टेप। उद्देश्य की स्पष्टता, क्लियरिटी ऑफ पर्पस, पूर्णता यानी कंप्लीटनेस, संक्षिप्तता यानी कॉन्सियसनेस, और फोर्थ है प्रतिक्रिया यानी फीडबैक, सहानुभूति यानी इम्पथी, दर्शकों के अनुसार संदेश को संशोधित करे यानी मॉडिफाई द मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, एंड सेवंथ है संचार के कई चैनले, यानी मल्टीपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस। लिख लो भाई, ये सब लिख लो, क्योंकि ये काफी बार पूछा जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में दोनों में क्या अंतर है वो सब लिख लो। यस, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। लिखो ना। कहाँ रह गए सब लोग? फीडबैक, क्लियरिटी ऑफ पर्पस, कंप्लीटनेस, कॉन्सियसनेस, एम्पैथी। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखो, राइट।
clarity of purpose, completeness, consciousness, feedback, empathy, modify the message according to the audience, and multiple channel of communications. Okay. और अपनी जो हैंड रिटन वाली नोट्स है ना, उसमें भी लिख लेना साथ साथ में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। उसके बाद क्या है भाई, प्रभावी संचार के लिए रणनीतियां, स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। रणनीति, अच्छा और प्रभावी संचार के लिए क्या क्या आवश्यक होता है भाई, कौन सी रणनीति होती है, कौन सी स्ट्रैटेजीज बनानी होती है। जैसे कि हम लोग यूजीसी नेट के एग्जाम्स क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, यहां से पेपर सॉल्व करने हैं, वहां से करने हैं। तो सेम प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है। पिंकी, 12 बजे होती है मंडे टू वेडनेसडे, यानी 3 दिन, और 2 दिन होंगी यूट्यूब पर, वहां पे एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी और यहाँ पे थियरी की मिलेंगी। अब लिखो भाई, प्रभावी संचार के लिए रणनीतियां यानी स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। तो उसमें पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप यही होगा कि जो भी लिखा हुआ है वो स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी ऑफ मैसेज होनी चाहिए, राइट। उसके बाद दूसरा क्या होगा, विचारों का सुदृढ़ीकरण यानी रेनफोर्समेंट ऑफ आइडियाज, विचारों का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर होगा उपयुक्त चैनल यानी अप्रोप्रिएट चैनल। उसके बाद फोर्थ पे होगा प्रेरणा यानी मोटिवेशनल, एंड उचित वातावरण यानी प्रॉपर एनवायरमेंट। वेरी गुड खुशहाली। यस, स्ट्रेटेजी मीन्स प्लानिंग। तो यहाँ पे क्या बताया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए हमें कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, कैसी स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। तो उसमें पहला स्टेप होगा क्लियरिटी ऑफ मैसेज यानी संदेश जो भी लिखा हुआ है वो स्पष्ट वाला होना चाहिए। दूसरा है रेनफोर्समेंट ऑफ आइडियाज यानी विचारों जो हैं, जो मैसेज में विचारों जो दिए हुए हैं वो सुदृढ़ीकरण वाले होने चाहिए। तीसरा जो है वो एप्रोप्रिएट चैनल यानी उपयुक्त जो चैनल है उसके उपयुक्त होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पर है कि वो मोटिवेशनल वाला होना चाहिए यानी जो भी संदेश लिखा हुआ है उसमें से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। और पांचवें नंबर पे है प्रॉपर एनवायरनमेंट यानी उचित वातावरण वाला होना चाहिए। समझ गए ना, ये समझ गए। यहाँ पे किसी को डाउट्स क्वेरी है तो साथ साथ में बता दियो तो मैं सॉल्व करवा दूंगी। नो डाउट्स, वेरी गुड। बहुत ही बड़े होशियार स्टूडेंट है भाई मेरे। उसके बाद क्या है, संचार के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस। अब फंक्शंस देखते हैं भाई, संचार के कार्य क्या क्या हैं।
तो जानकारी देना है, अनुदेश, मनोरंजन, प्रोत्साहन, बहस और चर्चा, सांस्कृतिक प्रचार और एकीकरण, यानी इंफॉर्मेशंस, इंस्ट्रक्शंस, एनवायरमेंट, परपजिएशंस, डिबेट और डिस्कशंस, कल्चर प्रमोशंस एंड इंटरग्रेटेशंस, यानी एकीकरण, राइट। तो ये उसके पर्पस हैं, यानी ए इसके फंक्शंस हैं कम्युनिकेशंस के। तो संचार का कार्य क्या होगा भाई, ये तो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। ये सारा मटेरियल है ना मेरे पास, काफी बड़ा और काफी इफेक्टिव है, जो आपके एग्जाम्स के रिलेटेड है भाई। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ से जो भी प्रोवाइड होता है ना, वो सब लोग आप एक बार रिवाइज भी कर दियो घर पे, ठीक है। यस, संचार के कार्य क्या क्या होंगे, तो जानकारी प्रदान करना, अनुदेश करना, मनोरंजन करवाना, प्रोत्साहन देना, बहस और चर्चा करना, सांस्कृतिक प्रचार करना और एकीकरण करना। ओके। कोई पर्टिकुलर बुक से नहीं है सृष्टि, कोई पर्टिकुलर बुक से नहीं है, ये हमारे खुद के नोट्स हैं जो हमारे फिल फॉर्म के लिए जाने जाते हैं, राइट। ये हमारे खुद के नोट्स हैं। ओके, किसी को डाउट्स है यहाँ पे कि संचार का कार्य क्या क्या होगा? बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच सृष्टि। ये सब आपके लिए है, आपको जीआरएफ दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम लोग कहीं से भी भाई दुनिया फाड़ के आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको बस उसको रिवाइज कर कर रिकॉल कर कर अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। यस, चलो भाई, हाउस द जोश, ये सब जानकर आपका जोश कैसा है? टाई टाई फिश हो गया है या फिर बहुत मोटिवेशनल देता है, यानी प्रेरणा देता है कि वाह हमें न्यू सीखने को मिल रहा है। इंटरप्रिटेशंस मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है एकीकरण, प्रेरणा, एकीकरण। हाईएस्ट, ओहो, वेरी गुड। चलो, अब देते हैं भाई वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल कम्युनिकेशंस यानी मौखिक संवाद। क्या? वर्बल कम्युनिकेशंस यानी मौखिक संवाद। मौखिक संवाद में क्या होता है भाई? कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा कि मौखिक संवाद कैसे होता है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंटरग्रेटेशंस को डिटेल में बताएं।
उसमें इंटीग्रेटेशन यानी एकता, एकीकरण, संगठन, समन्वय, ये सब उसका मतलब होता है। यानी एकता करना, एकीकरण करना, सब जो भी झुंड है, मान लो कि यहाँ पे कोई समूह है, स्टूडेंट का एक समूह है, राइट, उसको एकत्र करना, एकीकरण करना, एकता बनाए रखना, ये होता है इंटीग्रेटेशन। किरण, ठीक है। किरण, समझ में आया? टीवी लैंग्वेज बोलकर अपनी बात को बताना, कन्वर्सेशंस जैसे आपसे बात करना, टीचर सब स्टूडेंट को बोलकर समझाते हैं, जो बोल के किया जाए, जो बात आसानी से समझा। ओके। दो व्यक्तियों के बीच शब्दों का यूज करके मैसेज का आदान प्रदान करना। वेरी गुड। ओके। तो मौखिक संवाद क्या होता है भाई? दो व्यक्ति जो हैं वो अपने आप को जो भी कॉमन लैंग्वेज है उसमें बातचीत करते हैं, बोलकर, संकेत से, उसके भाषा के माध्यम से जो भी जानकारी आदान प्रदान यानी स्थानांतरित करते हैं, वो भाषा का उपयोग जो होता है वो मौखिक संवाद होता है। मैम आप बोल रहे हैं ये ओरल कम्युनिकेशंस हैं। रश्मि, मैं आपको आंसर नहीं दूंगी, बट मैं अब डिफरेंस बताऊंगी ओरल कम्युनिकेशंस एंड रिटन कम्युनिकेशंस में। तो जब मैं डिफरेंस बताऊंगी ना, तब आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं अगर आंसर दे दूंगी तो वो उसमें क्या बात रहेगी, बट मैं आपको सिखाऊंगी, तब आपका आंसर आप खुद निकालोगे, तो उसमें बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है? तो वो मैं आपको आगे समझाती हूँ बच्चा, ठीक है? थोड़ी सी वेट कर लो, आगे वही मैं समझाने वाली हूँ। ओके ना? तो मौखिक संचार बोलकर या सांकेतिक भाषा के माध्यम से जानकारी स्थानांतरित करने के लिए भाषा का उपयोग है। वर्बल कम्युनिकेशंस इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, थॉट, स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज। तो ये होती है मौखिक संवाद, ठीक है? कहाँ गए भाई मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ गए? क्यों मैसेज बंद हो गए? प्रेक्षक अपनी भावनाओं, विचारों को शब्द देता है और उन्हें भाषणों, चर्चाओं, प्रस्तुतियों और वार्तालापों के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है? जिस भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। वेरी गुड पिंकी। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? द साइंडर गिव्स वर्ड टू हिज फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज एंड opinion, express them in the form of speeches, discussions, presentations and conversations. बोलने की बात जो है वो क्या क्या, मौखिक संचार में क्या क्या आएगा भाई? मौखिक संचार में अब आप खुद ही बात बता सकते हो कि वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या क्या आएगा। वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या आएगा? अगर भाषण की बात की है तो वो आएगा वर्बल कम्युनिकेशंस में, अगर चर्चा, डिस्कशंस की बात की है वो भी आएगा वर्बल में, प्रस्तुतियां यानी प्रेजेंटेशंस की बात की है वो भी आएगा वर्बल कम्युनिकेशंस में, वार्तालाप वो भी आएगा वर्बल कम्युनिकेशंस में। समझ गए? समझ गए ना? Sender gives word his feelings, thoughts, ideas and opinions, express them the form of speeches, discussions, presentations and conversations. Nice class, thank you so much. ओके, तो ये हुए इसके वबल में आएंगे। फिर उसके बाद क्या आएंगे भाई? मौखिक संचार की प्रभावशीलता, वक्ता के लहजे,
भाषण की स्पष्टता, मात्रा, गति, हाव भाव और बातचीत में प्रयुक्त शब्दों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है. द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशंस डिपेंड ऑन द tone of the speaker, clarity of speech, volume, speed, body language, and the quality of word used in the conversations. इफेक्टिवनेस कब होती है भाई? वर्बल कम्युनिकेशंस में इफेक्टिव कब होते हैं, यानी मौखिक संचार तब प्रभावी होता है जब वक्ता के लहजे यानी टोन ऑफ द स्पीकर, मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ, हेलो कैम छो, ये बोल रही हूँ, यानी मैं यहाँ पे मेरे गुजराती में बोली हेलो कैसे हो, ये मैं टोन ऑफ स्पीकर यानी मैं स्पीकर हूँ, राइट, अभी मैं बोल रही हूँ यानी स्पीकर हूँ, तो मैं मेरा जो टोन है वो कैसा है भाई, कैसे हो, तो वो उसका टोन हुआ, राइट. क्लियरिटी ऑफ स्पीच यानी मैं जो बोली वो आप अच्छे से समझ गए, यानी मैं जो बोल रही हूँ वो क्लियर से है, क्लियरिटी से है, राइट, यानी जो बोल रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट. फिर वॉल्यूम यानी उसके जो आवाज है उसकी स्पष्ट, उसकी मात्रा जो है वो कैसे है. अगर मैं ऐसे बोलूंगी हेलो कैसे हो, तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा. मैं ऐसे बोलूंगी हेलो कैसे हो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ना, आएगा ना. तो ये हुए वॉल्यूम. उसके बाद हुई स्पीड. अगर मैं फास्टली से बोल देती हूँ हेलो हेलो कैसे हो, आपको बड़ा बड़ा बहुत है कि नहीं हो, वो सब मैं ऐसे स्पीडली बात कर लूंगी, तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा. तो उसकी गति जो है ना वो उसकी अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी मैं जो बोलूँ वो आप आसानी से समझ में, वही आपकी जो गति है वो अच्छे से होनी चाहिए, राइट. उसका हाव भाव यानी वो क्या कहना चाहता है, वो सैड है, वो हैप्पी है, वो क्राई कर रहा है, उसका हाव भाव कैसा है, वो उसका जो सामने वाला है उसके प्रति उसका हाव भाव कैसा है वो भी उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है, राइट. फिर बातचीत में प्रयोग शब्दों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ वर्ड्स, यानी जो भी यहाँ पे बात है वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए, जैसे कि हमारा जो मटेरियल्स है, राइट, हमारा जो मटेरियल्स है वो क्वालिटी वाला है, राइट. तो क्वालिटी ऑफ वर्ड्स यानी हम लोग यहाँ से जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए. वैसे ही मौखिक संचार में भी सेम है, जो बोल रहे हैं वो क्वालिटी, ऐसे फालतू कुछ बोल दिया, ऐसा है वैसा है, वो उसमें क्वालिटी नहीं रही, राइट. बट आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसे हो वैसे हो, तो वो क्वालिटी हुई, राइट. तो ऐसे ही उसमें मौखिक संचार यानी इफेक्टिवनेस तब होता है जब कम्युनिकेशंस में जो भी क्वालिटीज, वॉल्यूम, स्पीड, बॉडी लैंग्वेज, क्लियरिटी और टोन ऑफ द स्पीकर वो सब अच्छे होता है, तभी वो कन्वर्सेशंस अच्छे से हो पाता है. कहने ऐसा यानी कैसे हो, कहने ऐसा इससे आसामी से सेंटेंस में, यस. तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं कि अगर मैं आपको जो भी बोल रही हूँ वो आप अच्छे से समझ रहे हो, वो होती है क्वालिटी, जो वो होती है क्लियरिफिकेशंस, राइट. तो ये हुआ बाय वर्बल कम्युनिकेशंस. समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर कोई डाउट्स क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो. यस, ओके. देन उसके बाद क्या है कि मौखिक संचार का विभाजन. मौखिक संचार है उसमें कितने टाइप से विभाजन होता है, राइट. तो वर्बल कम्युनिकेशंस का डिवाइजेशंस, राइट. समझ ला? ओके, समझ ला. मौखिक संचार को मौखिक और लिखित संचार में विभाजित किया गया है. मौखिक यानी ओरल, लिखित यानी written, राइट. कोई मुझे अभी पूछ रहा था, वो उसका आंसर अब इसमें आपको मिलेगा.
ठीक है। कौन पूछ रहा था कि आप जो बोल रहे हो ओरल आएगा, रिटन आएगा या भी वर्बल, जो भी पूछ रहा था ना उसका आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके तो मौखिक संचार जो है वो उसके दो पार्ट्स हैं, मौखिक और लिखित संचार में विभाजित किया गया है। मौखिक संचार को मौखिक और लिखित संचार में विभाजित किया गया है। तो मौखिक संचार में क्या है भाई, अब उसमें जो पहला टाइप है मौखिक संचार, उसमें क्या है, अर्थ, सिद्धांत, सुविधाएं, गुण और अवगुण। ठीक है, ठीक है, समझ ला। यस, verbal communications is subdivisions into oral and written communications, right? दो पार्ट्स में है सब डिवाइजेशंस, ओरल और रिटन। तो ओरल कम्युनिकेशंस में क्या है भाई, मीनिंग है, प्रिंसिपल्स है, फ्यूचर्स है, मिरिट्स है और डेमेरिट्स है। यानी इसमें क्या है, मिरिट्स और डेमेरिट्स में क्या है, तो गुण है और अवगुण है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में दोनों स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, समझ ला, नहीं समझ ला। हाँ जी, मीनिंग, प्रिंसिपल्स, फ्यूचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ओके, यस मैम, सब समझ आया। ओके, ये हुई ना बात। ओके उसके बाद मौखिक और लिखित संचार के बीच बीच जो अंतर है वो क्या है, यानी डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशंस। क्या क्या डिफरेंसेस है, तो आप अब तय कर सकते हो कि मौखिक कम्युनिकेशंस किसे कहते हैं और लिखित कम्युनिकेशंस किसे कहते हैं। तो मौखिक कम्युनिकेशंस क्या है, तो उसमें क्या क्या आते हैं, तो शरीर की भाषा की तहत अशाब्दिक भाषा का प्रयोग जरूरी है। दूसरा है कि इच्छित संदेश देने में तेजी। तीसरा है अधिक व्यक्तिगत स्पर्श और रिसीवर पर प्रभाव। चौथा है तत्काल प्रतिक्रिया। पांचवा है कम विचारशील। छठवा है प्राप्तकर्ता कुछ समय बाद संदेश भूल जाता है, भूल सकता है, राइट। सातवा है कि वो लंबा होता है। आठवां है कि मौखिक संचार भावनाओं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है। ओके, आइए इंग्लिश में देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशंस। ओरल कम्युनिकेशंस, वन, यूज ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज लाइक बॉडी लैंग्वेज इज अ मस्ट। Second, first, first in conveying the intended message. Third, more personal touch and impact on receiver. Fourth, immediately feedback. Five, less thoughtful. Six, receiver may forget the message often sometimes. And seven, lengthy. And eight, oral communications is suitable for conveying emotions and feeling. ओरल कम्युनिकेशंस में क्या क्या आएगा, अब मुझे कोई बताएगा, जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग कोई मुझे बता पाएगा। यस मैम, तो बताओ, बताओ भाई, ओरल कम्युनिकेशंस में क्या आएगा। रिटन का मैं बताती हूँ, ओरल में आप बताओ। आपके सामने है बट आप क्या समझे वो बताओ। यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज नेसेसरी थियरी। ओहो,
तो भाई सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ओरल कम्युनिकेशंस क्या होता है? अर्थ, सिद्धांत, सुविधा, गुण, अवगुण, वो तो गया अंकिता, ओरल कम्युनिकेशंस। बट यहाँ पे डिफरेंस की बात की हुई है, ओरल और रिटन में डिफरेंस की बात की हुई है। ओरल कम्युनिकेशंस राइट के मीनिंग, प्रिंसिपल्स, फीचर्स और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। बट यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशंस एंड रिटन कम्युनिकेशंस में क्या क्या डिफरेंसेस है? तो ओरल कम्युनिकेशंस में पहले क्या डिफरेंट है? यस, यहाँ पे ये है कि यूज ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज लाइक बॉडी लैंग्वेज इज अ मस्ट। सेकेंड है कि फास्ट इन कन्वेइंग द इंटेंड मैसेज। एंड थर्ड, more personal touch and impact on receiver. Fourth, immediately feedback. Five, less thoughtful. Six, receiver may forget the message after some time. And seven, lengthy. And eight, oral communications is suitable for conveying emotions and feelings. Yes, simple. तो यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? यूज ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज लाइक बॉडी लैंग्वेज इज मस्ट, उसमें बॉडी लैंग्वेज इज मस्ट होती है, राइट? दूसरा है कि फास्ट इन कन्वेइंग द इंटेंड मैसेज, यानी वो फास्टली होता है। ओरल यानी हमें बोल ही देना है ना, कहाँ पे लिखना है, नहीं लिखना है, तो वो फास्ट हो जाता है, राइट? तीसरा है कि मोर पर्सनल टच एंड इम्पैक्ट ऑन रिसीवर, यानी मोर पर्सनल यानी किसी को अधिक व्यक्तिगत स्पर्श और रिसीवर का प्रभाव, ठीक है? और इमीडिएटली फीडबैक यानी तात्कालिक जो फीडबैक है वो देता है। लेस थॉटफुल, यहाँ पे लेस थॉटफुल होता है यानी क्या कि कम विचारशील होता है, राइट? रिसीवर में फॉरगेट द मैसेज आफ्टर सम टाइम, यानी जो रिसीवर होता है वो थोड़े टाइम बाद वो भूल भी जा सकता है, राइट? फिर वो लेंथी भी होता है, यानी बोलना ही है ना, वो तो 50 वर्ड 500 वर्ड में भी बोल सकता है, राइट? बोलना ही है ना, राइट? तो वो लंबा भी हो सकता है। ओरल कम्युनिकेशन इज सुटेबल फॉर कन्वेइंग इमोशंस एंड फीलिंग, यानी वो ओरल कम्युनिकेशन जो है, वो मौखिक संचार जो है, वो भावनाओं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है। यानी अगर हम लोग बोलते हैं ना, तो हमारा हाव भाव सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाता है, तो वो अच्छे से उसमें मौखिक संचार में प्रभावी होता है, ठीक है? समझ गए ना? तो अब देखते हैं मौखिक और लिखित संचार के बीच का अंतर। उसमें लिखित संचार, लिखित संचार में क्या क्या आएगा भाई? तो अच्छे लेआउट और प्रस्तुतिकरण का उपयोग आवश्यक है, यानी जो भी लिखा हुआ है वो अच्छे लेआउट वाला होना चाहिए, यानी यहां से स्टार्ट करके फिर दूसरी लाइन यहां से स्टार्ट होती है, राइट? ये तो सबको पता है। वो ऐसे उसका फॉर्मूला जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग लेआउट यानी प्रस्तुतिकरण वाला उपयोग वाला होना चाहिए। इच्छित संदेश को संप्रेषित करने के लिए तुलनात्मक रूप से धीमा होना चाहिए, यानी वो धीमी गति वाला होता है क्योंकि वो लिखने की प्रक्रिया होती है, राइट? कम व्यक्तिगत स्पर्श और रिसीवर प्रभाव होता है, यानी व्यक्तिगत स्पर्श यानी फेस टू स्पर्श कम होता है, बट रिसीवर पर प्रभाव तो पड़ता है। उसके बाद विलंबित प्रतिक्रिया, यानी क्या होता है भाई? डेली डिलेड फीडबैक, यानी फीडबैक जो होता है वो थोड़ा विलंब से, यानी थोड़े टाइम बाद, यानी थोड़ा उसमें टाइमिंग की प्रोसेस जो है वो धीमी होती है, राइट? उसके बाद अधिक जानबूझकर और विचारशील, राइट? तो मोर डिलिबरेट एंड थॉटफुल प्लेस, यहाँ पे वो विचारशील होता है, यानी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना वो विचार करके लिखा होता है, राइट? और उसके बाद भविष्य के संदर्भ के लिए संदेश हमेशा उपलब्ध होता है, यानी वहां पे थोड़े टाइम बाद रिसीवर जो होता है वो भूल जाता है, बट यहाँ पे रिसीवर जो है रिटर्न वाला, वो रिटर्न वाला थोड़े बाद, थोड़े टाइम बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद भी वो डेटा वहां पे रहता है, राइट? तुलनात्मक रूप से सटीक होता है, दोनों की तुलना में जो रिटर्न वाला है वो सटीक यानी स्पष्टता वाला, यानी वो अच्छा होता है, राइट? उसके बाद लिखित संचार
तथ्य और आंकड़े बताने के लिए उपर्युक्त है। यानी तथ्य भी और आंकड़े भी वो स्पष्ट रूप से बता पाता है। ठीक है, तो ये लिखित संचार और ओरल संचार यानी मौखिक संचार का दोनों के बीच का डिफरेंसेस है। तो अच्छे से आपको ध्यान में रखकर इसके अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो रिटर्न कम्युनिकेशंस क्या होगा भाई? यूज ऑफ नाइस लेआउट एंड प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड। comparatively slower in conveying the intent message, यानी स्लो होता है। लेस पर्सनल टच एंड इम्पैक्ट ऑन रिसीवर, यानी पर्सनल टच नहीं होता है। डिलेड फीडबैक, यानी फीडबैक देने में टाइम लगता है, राइट, वो टाइम से नहीं पहुंचता है। उसके बाद मोर डिलिबरेट एंड थॉटफुल, यानी वो क्या, अधिक जानबूझकर और विचारशील होता है, राइट। द मैसेज इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए वो ऑलवेज अवेलेबल रहता है। और कॉम्परेटिवली प्रिसाइज, यानी वो तुलनात्मक के रूप में प्रिसाइज यानी सटीक होता है, राइट। फिर होता है रिटन कम्युनिकेशन सुटेबल फॉर कन्वेइंग फैक्ट एंड फिगर, यानी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो फैक्ट के साथ और फिगर के साथ लिखा हुआ मिलता है। तो ये रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशंस का डिफरेंसेस कितने बच्चों को समझ में अच्छे से आया और कितने को नहीं आया वो मुझे अभी बता सकता है। मैम बैक करो, क्या हिंदी वाला देखना है? लो हिंदी में देख लो, राइट करना है, ओके। वैसे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी आज, एंड ऑफ डे तक आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी। समझ आ गया, ओके। आप बहुत ही बड़े और होशियार स्टूडेंट हो, एक ही बात में समझ जाते हो, वेरी गुड। ओके ओके ओके, चलो भाई, यहां तक था हमारा आज का टॉपिक, राइट। और हमारा कल का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा बहुत आपको अगर देखकर आना है तो आप लिख लो कल का टॉपिक, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस। उसमें पहला टाइप है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सन, और दूसरा है इंटरपर्सनल। ठीक है, ये दो टाइप्स मैं कल थोड़ा डीपली एक्सप्लेनेशंस करके आपको समझाऊंगी। तो टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या होगा, इंटरपर्सन एंड इंट्रापर्सन। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल बात करेंगे। तो हम लोग कल बात करके मिलेंगे। पैकअप मैम, पैकअप। ओके, यस, ओके। एंड हाउ इज द क्लास भाई, ये क्लास आपको कैसी लगी और कौन कौन देता है? मुझे तो कोई बताता ही नहीं कि हमने सर को फीडबैक दिया। कम्युनिकेशंस का जो भी चल रहा है वो बहुत ही इफेक्टिव है, हमें आज तक नहीं देखा वैसा मटेरियल्स है, क्वालिटी वाला मटेरियल है, वो सब तो कोई बताता ही नहीं है। मैम जो चलाती है वो अच्छा चलाती है, गंदा चलाती है, वो कैसा कराती है, जो क्लास में जो है वो कैसा होता है, वो तो आपने कभी बताया ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं है भाई, क्यों? अच्छा, आपने दिया था। तो कल तो खुशहाली का फीडबैक मुझे मिला था, कि खुशहाली ने सर को बोला था कि सर हमें प्लीज नोट्स अवेलेबल कराओ, क्योंकि नोट्स हमें देखने में बहुत डिफिकल्टीज होती है, ऐसा मुझे मैसेज मिला था खुशहाली का। थैंक यू सो मच प्रेरणा। यस राखी, आज आपको मिल जाएंगी प्रॉमिस बच्चा।
थैंक यू सो मच। मैसेज में दो, यहाँ पे ऐप पर भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, जहां पे भी आपको अगर चाहिए वहां पे कर सकते हो। अभी मिल गए मैम, यस खुशहाली मिल गए अब। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग कल। कल का क्लास हमारा होगा टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम लोग कल।